नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है सुनहरे सफर का साथी, एक प्रेम कहानी। सुनिए, यह खिड़की वाली सीट मेरी है। आप शायद गलत बर्थ पर बैठ गए हैं। सुनीता ने बड़ी लापरवाही से अपने हैंड पर्स में से अपने फोन को निकालते हुए उसकी बर्थ पर बैठे एक व्यक्ति को आगाह करते हुए कहा, माफ करना मैडम, गर्मी ज्यादा होने की वजह से मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया था। मैं अभी अपना सामान हटा लेता हूँ। व्यक्ति ने सुनीता की तरफ देखे बिना ही अपना सामान वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। एक बैकपैक और 2 हैंडबैग। हैंडबैग में से कुछ खिलौने बाहर की तरफ झांक रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि व्यक्ति किसी छोटे बच्चे से मिलने जा रहा है। लीजिए मैडम, आपकी सीट खाली हो गई है, अब आप आराम से बैठ सकते हैं, सुनील ने सुनीता को इशारा करते हुए कहा। लेकिन यह क्या? जैसे ही दोनों की नजरें टकराई, सुनील का हैंडबैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और सुनीता का मोबाइल भी उसके हाथ से फिसलकर ट्रेन की बर्थ पर गिर गया। दोनों अवाक से और बिना पलक झपके एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। सुनीता ने अपने भाव को छुपाते हुए सुनील से पूछा, कैसे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? लेकिन सुनीता की नज़र तो बस सुनील के हैंडबैग से ही अटकी हुई थी। हैंडबैग से झांकते हुए खिलौने उसके दिल को और धड़का रहे थे। सुनील भी सुनीता की नज़रों को ही देख रहा था। उसने जवाब दिया, बस ठीक ही हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, अहमदाबाद जॉब लग गई तुम्हारी? सुनीता ने कुछ कुदेरते हुए सवाल किया। शायद वह यह जानना चाह रही थी कि यह खिलौने उसके पास क्या कर रहे हैं और वह इन खिलौनों को लेकर कहाँ जा रहा है। सुनील समझ गया था कि सुनीता क्या पूछना चाहती है, और समझता भी क्यों नहीं, 2 साल का साथ कम भी तो नहीं होता एक दूसरे को समझने के लिए, मगर इन्हें शायद यह समय भी कम पड़ गया था। नहीं, जॉब तो नहीं लगी है, जॉब तो मेरी वहीं पर है, लेकिन वहाँ पर मेरी बीवी का मायका है और हाल में ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सुनील का जवाब सुनकर सुनीता के तो मानो किसी ने प्राण ही खींच लिए हों। अच्छा, तुमने शादी कर ली? चलो अच्छी बात है, मुबारक हो, सुनीता ने अनमने मन से सुनील को बधाई देते हुए कहा। अच्छा, क्या तुमने नहीं करी शादी? सुनील ने सुनीता की आंखों में झांकते हुए पूछा। जब तुमने कर ली तो मैं क्यों ना करती भला? मैंने भी कर ली शादी, और मेरे पति मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। उनकी अहमदाबाद में नौकरी लगी है, इसीलिए मैं उनसे मिलने ही जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम अपने पति के साथ नहीं रहती, क्यों? वो उनका अभी ट्रांसफ़र हुआ है ना, और मुझे अपनी जॉब से ट्रांसफ़र करवाने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए, सुनीता ने सुनील की बात का जवाब देते हुए कहा। दोनों चाहते थे एक दूसरे से घंटों बातें करते रहें। काश वह दोनों अपने मन की बात एक दूसरे को बता पाते और उन्हें समझा पाते कि आज भी वह दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। दोनों एक दूसरे से नजरें तक ना मिला पा रहे थे। सुनीता चाहती थी कि बस पूरे सफर में वह सुनील को ही निहारती रहे, लेकिन कैसे और किस हक से? एक पत्नी के हक से, या फिर एक प्रेमिका के हक से, या फिर उस औरत के हक से जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अपने भीतर उठ रहे तूफान को छुपाने के लिए उसने बाहर झांकना शुरू कर दिया। वह आंखों से तो बाहर के नज़ारे देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अतीत में जा चुका था। कितनी धूमधाम से शादी हुई थी दोनों की। वह तो पहली नज़र में ही सुनील से प्यार करने लगी थी। प्यार से सुनील उसे स्वीटी बुलाता था। कितना हट्टा कट्टा और रोबदार कटकाती वाला था सुनील। चेहरे की रौनक ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब तो पहले से बहुत कमजोर हो चुका था। आवाज में भी वह जोश कहाँ जो पहले था।
2 साल तक दोनों साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी तो खुद ही मारी थी, तो दूसरा क्या करता। सुनील के परिवार में उसका एक बड़ा भाई, भाभी और एक छोटी बहन निम्मो थी। सुनील के माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए उसका पालन पोषण उसके भाई भाभी ने ही किया था। इसीलिए वह उनकी इज्जत भी करता था और उन पर विश्वास भी। और इधर सुनीता अपने माँ बाप की सिर चढ़ी बेटी। सुनीता सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सुनीता की माँ और बहन उसे हमेशा यही समझाते रहते कि वह नौकरी कर ले, क्योंकि सुनील अपने भाई भाभी के साथ रहता है और भाई भाभी कब लात मार दे कोई नहीं जानता। और वैसे भी तू सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो नौकरी कर, अगर तू उससे ज़्यादा कमाएगी तो तेरा रौब घर में ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ सुनील के भाई भाभी भी कुछ कम नहीं थे। वह लोग भी यही चाहते थे कि सुनील और सुनीता की आपस में ना बने। सुनीता जब भी नौकरी करने की जिद करती तो भाई भाभी उसे यही सलाह देते कि अगर ये नौकरी करने घर से बाहर निकल गई ना तो घर पर ध्यान नहीं दे पाएगी, और अगर इसकी तनख्वाह तेरे से ज़्यादा हुई तो यह तेरी इज्जत कभी भी नहीं करेगी। सुनीता भी अपने मन से नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसकी नौकरी करने का भाव ही गलत था। वह तो घर पर हुकूमत या अपनी आज़ादी के लिए नौकरी करना चाहती थी, और सबसे बड़ी जो वजह थी वह यह थी कि वह खुद के फैसले से नहीं बल्कि अपने घर वालों के फैसले से नौकरी करना चाहती थी। उसके घर वालों ने उसे कभी यह नहीं समझाया कि बेटी जो करना है अब से आपसी तालमेल से करो, अपने पति से सलाह मशवरा करो और दोनों मिलकर फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, ना कि किसी दूसरे की बातों में आकर अपना घर बर्बाद करो। सुनीता के घर वाले उसे हमेशा चढ़ा कर रखते और छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा मुद्दा बना देते, विशेषकर उसकी माँ और बहन। दूसरी तरफ सुनील का अपने परिवार वालों की तरफ अंधविश्वास भी उनके रिश्ते को खोखला कर रहा था। जहाँ सुनीता के घर वाले चाहते थे कि सुनीता की गृहस्थी उनके हिसाब से चले, तो वहीं सुनील के भाई भाभी चाहते थे कि सुनील और सुनीता उनके इशारों पर ही नाचे। दोनों जगह से ही छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा मतलब निकाला जाने लगा, और इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब सबके हिसाब से चलने के चक्कर में इनकी गृहस्थी खोखली हो चुकी है। अब तो सुनील और सुनीता की छोटी छोटी बातों पर, या यह कहें कि बिना बात पर भी बहस हो जाती थी। दोनों शायद अगर खुद की बुद्धि और समझदारी से चले होते तो उनकी गृहस्थी इस तरह नहीं बिखरती। शादी के 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया, लेकिन आज तलाक के पूरे 3 साल बाद दोनों मिले थे, वह भी इस तरह। सुनीता मन में सोच रही थी कि कितनी गलत थी मैं, जो मैंने अपना घर अपने हाथों से ही तोड़ दिया। तलाक के बाद सुनीता अपने मायके रहने लगी थी, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास होने लगा था कि मायके में अब उसकी वह इज्जत और रुतबा नहीं जो शादी से पहले हुआ करता था। अब तो ना कोई उसकी बात को अहमियत देता था और ना ही उसके फैसले को। वह तो घर का एक पुराना सामान बनकर रह गई थी। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जब उसे भाई और पिताजी के आगे हाथ फैलाना पड़ता तो उसे पैसों से पहले यह एहसास करवा दिया जाता था कि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। लेकिन हमको तो तुझे शादी के बाद भी झेलना पड़ रहा है। उसकी वह पढ़ाई लिखाई जिसकी आड़ में वह लाखों रुपए की नौकरी करना चाहती थी, किसी काम नहीं आ रही थी। घर से बाहर निकलकर उसे पता चला था कि नौकरी मिलना और करना दोनों बहुत मुश्किल काम है। अलग होने के बाद उसे सुनील की अच्छाई समझ में आने लगी, लेकिन अलग हुए भी तो कैसे? तलाक ही ले लिया। अगर रूठ कर आई होती तो शायद पति मनाने भी आ जाता या खुद चली आती, मगर सारे रास्ते तो उन्होंने खुद ही बंद कर लिए थे अपने लिए। आज सुनील को देखकर उसे लग रहा था कि बस बहुत हुआ, सब खत्म करूं और चल दूं फिर सुनील के साथ अपने सुनहरे सफ़र में। लेकिन इन 3 सालों में तो सुनील के सफ़र का साथी ही बदल गया था, और शायद इसीलिए उसे सुनील की शादी का पता लगने पर उसने भी झूठा बहाना लगा दिया अपने पति के पास जाने का। उसकी तो नौकरी लगी थी, वही करने आई थी अहमदाबाद।
अपने मायके वालों को छोड़कर, ताकि उसे अब किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। एक तरफ जहां सुनीता खिड़की के बाहर देखते हुए अपने अतीत से लेकर आज तक का सफ़र तय कर चुकी थी, वहीं सुनील भी सुनीता को ही देखे जा रहा था। कितनी दुबली हो गई थी और चेहरे पर सिलवटें आने लगी थी। इतनी उम्र तो नहीं थी उसकी, मात्र 35 की उम्र, और देखने से कोई भी 45 से कम न समझे। ना तो चेहरे पर आत्मविश्वास था और ना ही बातों में रोब। खिला खिला चेहरा ना जाने एक मुरझाए फूल में क्यों बदल गया था। देखने पर ऐसा लगता था ना जाने कितनी देर से रोकर आई है। सुनीता के जाने के बाद सुनील भी टूट चुका था। अब तो भाई भाभी भी उसे अहमियत नहीं देते थे। अब तो उसे ना समय पर खाना मिलता था और ना ही बीमारी में उसकी देखभाल होती थी। जो भाई भाभी उसे सुनीता से लड़ने के लिए उकसाते रहते थे, वही उसे सुनीता के जाने का जिम्मेदार ठहराकर उसे खरी खोटी सुनाने लगे थे। सुनील ने तो हमेशा सुनीता से ही प्यार किया था, फिर भला वह किसी और से शादी कैसे कर सकता था। अरे वह तो अहमदाबाद जा रहा था अपनी छोटी बहन निम्मो के घर। उसकी बहन को हाल में ही बेटा हुआ था और वह अपने भांजे के लिए खिलौने लेकर उससे मिलने जा रहा था। लेकिन वह शायद सुनीता को यह जताना चाहता था कि उसके बिना भी वह बहुत खुश है। इसीलिए उसने सुनीता को अपनी झूठी पत्नी और बेटे का किस्सा गढ़कर सुना दिया। 7 घंटे का लंबा सफ़र ऐसा लगा मानो पल भर में कट गया हो। दोनों एक दूसरे को यह महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे कि वह उनके बिना कितने खुश हैं और अपने वैवाहिक जीवन में कितना सफल भी। लेकिन कौन सा वैवाहिक जीवन, कैसा वैवाहिक जीवन? अब तो वैवाहिक जीवन छोड़ो, जीवन तक ना बचा था जीने के लिए। अब तो जिंदा लाश बन चुके थे दोनों और खींच रहे थे अपने शरीर को मुर्दों की तरह। लेकिन इस बीच दोनों छुप छुप कर कितनी बार रोए, वह खुद भी गिनती नहीं कर सकते। ना जाने वह एक दूसरे से ना तो नज़र मिला पा रहे थे और ना ही एक दूसरे को देखे बिना रह पा रहे थे। अलग होने के बाद उन्हें एहसास हुआ था कि यह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। सुनीता सोच रही थी कि अगर सुनील ने शादी नहीं की होती तो मैं पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांग लेती और अपने मन की बात बता देती कि मैं आज भी उससे कितना प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वही था, वही है और वही रहेगा। दूसरी तरफ सुनील का भी तो यही हाल था। कितनी बार सोचा उसने कि सुनीता को अपने मन की बात बता दूं और उसे ट्रेन में से ही भगाकर ले जाऊं, उसके पति से दूर, बहुत दूर। लेकिन सब कल्पना मात्र था। अब दोनों एक दूसरे की नज़रों में शादीशुदा थे और चाहकर भी अपने अल्फाज उन्हें बयां नहीं कर सकते थे। स्टेशन पर उतरने के बाद सुनील ने नोट किया कि सुनीता को कोई लेने तक न आया था। क्या हुआ, तुम्हारे पति नहीं आए? सुनील ने फिर सुनीता से सवाल किया। शायद सुनील उसके पति के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना चाहता था। ईर्ष्या केवल औरतों में ही नहीं होती, मर्दों में भी होती है। सुनील एक बार सुनीता के पति को देखकर यह तय करना चाहता था कि कहीं उसका पति उससे ज़्यादा संपन्न और सुंदर तो नहीं। नहीं, आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वह मुझे लेने नहीं आ पाएंगे। हाँ, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेज दी है, इसलिए मैं गाड़ी से ही जाऊंगी। सुनीता ने अपने शादी के झूठ में तड़का लगाते हुए कहा। गाड़ी? अच्छा, लगता है बहुत पैसे वाले हैं तुम्हारे पति। सुनील तो ना जाने कितना जानना चाहता था सुनीता के पति के बारे में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनीता ने बात को टालते हुए कहा। सुनीता भी सुनील की पत्नी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, मगर वह सुनील की तरह तीखे सवाल भी तो नहीं कर पा रही थी। सुनीता की शादी के बारे में जानकर जितनी टीस सुनील को मच गई थी, उससे भी ज़्यादा बेचैन सुनीता हो रही थी। खैर, बड़े अनमने मन से दोनों ने स्टेशन पर एक दूसरे से विदा ली और चल दिए अपने अपने रास्ते। सुनील ने सुनीता को ऑटो से जाते हुए देख लिया और फिर तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। अगर वह ऑटो से गई है तो उसने अपने पति के गाड़ी भेजने वाली बात को क्यों कहा? 3 दिन हो गए थे सुनील को अहमदाबाद आए हुए, लेकिन उसके दिमाग से सुनीता निकल ही नहीं रही थी। लेकिन अपने मन की व्यथा बताए भी तो किसे? इधर
सुनील की बहन निम्मो को सुनील की बहुत चिंता लगी थी, क्योंकि वह जानती थी वहाँ पर उसके भाई भाभी सुनील का कोई ख्याल नहीं रखते। सुनील, अब तुम आ ही गए हो तो 10-15 दिन रुक कर जाना। तुम तो जानते ही हो परसों तुम्हारे जिया जी का सेमिनार शुरू हो रहा है और सेमिनार दूसरे शहर में होने के कारण वह 15 दिन वहीं रहेंगे। पीछे से मुझे छोटे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तो यहाँ के बाज़ार और मार्केट जानती भी नहीं हूँ। हाँ सुनील, कुछ दिनों के लिए रुक जाइए ना, आपके रहने से मुझे भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। निम्मो की बड़ी ननद रोशनी ने भी सुनील पर दबाव देते हुए कहा। निम्मो की बड़ी ननद रोशनी निम्मो के बेटे होने पर कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने आई थी, क्योंकि निम्मो की ननद का बेटा भी छोटा ही था। इसीलिए 2 छोटे बच्चों के साथ भाभी और घर को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता। इसीलिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके साथ बाजार जाकर या बाहर के काम निपटा सके। सुनील भी इस उम्मीद से कि शायद उसकी मुलाकात किसी मोड़ पर सुनीता से दोबारा हो जाए, वहाँ रुक गया। दूसरी तरफ सुनीता, जिसे उसकी एक सहेली ने अपनी ही कंपनी में रिसेप्शन की नौकरी में लगवा दिया था, वह अपनी उसी सहेली के साथ उसके घर रह रही थी। चूंकि सहेली शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी, इसीलिए उसे 2 कमरों का घर छोटा पड़ता था। ऊपर से सुनीता भी उनके साथ रहने लगी थी। 1-2 दिन में ही सुनीता ने महसूस किया कि इस तरह तो ज़्यादा समय तक वह इन लोगों के साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके आने की वजह से उन्हें भी दिक्कत होने लगी थी। सुनीता ने अपनी सहेली मानसी को कहा कि उसे रहने के लिए कोई किराए का कमरा दिलवा दे, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। मानसी ने यह काम अपने पति परम को सौंप दिया। आज शाम को परम सुनीता को अपने दोस्त के यहाँ किराए का कमरा दिलाने के लिए ले जाने वाला था, तो मानसी ने उसे बाजार से सामान लाने का काम भी सौंप दिया। इधर सुनील और निम्मो की ननद रोशनी भी अपने बेटे के साथ बाजार आए हुए थे। बाजार में सुनीता की नज़र अचानक सुनील पर पड़ी। वह रोशनी के साथ एक दुकान से बच्चों के डायपर खरीद रहा था। सुनीता ने रोशनी को ही सुनील की पत्नी समझा, लेकिन इसकी हिम्मत वहां जाकर उन दोनों से मिलने की नहीं हुई। क्योंकि केवल सुनीता ने ही सुनील को देखा था, सुनील ने नहीं, बात एक तरफा होकर रह गई। शायद अगर सुनीता सुनील से मिलने गई होती तो रोशनी यह बात क्लियर कर देती कि वह सुनील की पत्नी नहीं बल्कि उसकी बहन निम्मो की ननद है। अब जब सुनीता सुनील को वहीं छोड़कर मानसी के पति परम के साथ आगे सब्जी की दुकान से सब्जी लेने लगी, तो लौटते वक्त सुनील की नज़र भी सुनीता पर पड़ गई। लेकिन इस बार सुनीता ने सुनील को नहीं देखा। अब सुनील मानसी के पति परम को ही सुनीता का पति समझने लगा। सुनीता अब उसके लिए एक पराई औरत हो गई थी, और वह भला किसी पराई औरत को उसके पति के सामने बात कैसे कर सकता था। वह भी सुनीता को केवल निहार कर वहाँ से चला गया। रात भर सुनील बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और अपने आप की सुनीता के पति से तुलना करता रहा। उसकी सुनीता, जिसे वह स्वीटी कहकर बुलाता था, पराई हो चुकी थी। अब उससे मिलना या सुलह करना तो छोड़ो, उससे बात करने के लिए भी कोई ना कोई बहाना चाहिए था। सुनील का दिल और दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। दिल कहता था कि वहीं रहे, ताकि जब भी मौका मिले अपने प्यार को, अपनी सुनीता को कम से कम दूर से ही देख तो पाएगा। लेकिन दिमाग कहता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, दूर, बहुत दूर। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे। क्या सुनीता ने अपने अतीत के बारे में उसके पति को बताया होगा? अगर मैं उसके पति को सब कुछ सच सच बता दूं, तो हो सकता है वह उसे छोड़ दे और मुझे मेरी सुनीता वापस मिल जाए। लेकिन दूसरे ही क्षण वह ऐसे विचार के लिए अपने आप को कोस रहा था कि वह इतना मतलबी कैसे हो सकता है। कितनी मुश्किल से उसने अपनी गृहस्थी दोबारा बसाई होगी। वह ऐसा सोचकर उसके बसे बसाए घर को कैसे तोड़ सकता है। वह तो यह भी नहीं जानता कि सुनीता अब उसके बारे में क्या सोचती है। उसने तय किया कि जिया जी के सेमिनार से वापस आने के बाद वहाँ से चला जाएगा, इतनी दूर कि सुनीता की उससे दोबारा कभी भी मुलाकात ना हो पाए। लेकिन यह फैसला भी कोई आसान नहीं था। सेकंड के 1000वें भाग में उसके फैसले बदल रहे थे। दिल कह रहा था कि वहीं रहे
और अपनी सुनीता को जब भी मौका मिले कम से कम दूर से ही सही निहार तो ले। तो दिमाग कह रहा था कि नहीं, अब सुनीता पर उसका कोई अधिकार नहीं है, उसे उससे बहुत दूर चले जाना चाहिए ताकि उसके कारण उसके विवाहित जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सुनीता के सामने भी सुनील की पत्नी का चेहरा नाच रहा था। वह रंग, रूप, कद काठी, हाव भाव, बोल चाल, गहने और तो और पैर हाथों के नाखूनों तक से अपने आप की तुलना उससे कर रही थी। बार बार अपने दिल को समझा रही थी कि चलो अच्छा हुआ सुनील ने अपनी गृहस्थी बसा ली, लेकिन उसी दिल में उठे दर्द को वह नहीं दबा पा रही थी। किसी भी औरत के लिए अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखना बर्दाश्त के बाहर होता है, और जब वह दूसरी औरत उसकी पति की पत्नी बन चुकी हो तो यह एक घाव बन जाता है। 2 बार टकराने के बाद भी सुनील और सुनीता एक दूसरे के सच से अनभिज्ञ थे। खैर, इसी को अपना भाग्य मानकर दोनों अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही चाहते थे कि अब वह दोबारा एक दूसरे से ना टकराएं, लेकिन यह उनका दिल नहीं, ऊपरी मन था जो पल भर में अपने विचार बदल देता था। अब तो किसी न किसी बहाने से बाजार जाने लगे थे कि शायद किसी तरह दोबारा एक दूसरे का दीदार हो जाए, लेकिन शायद उनके बाजार जाने का समय आपस में मैच नहीं हो पाता था, या यह मानो कि किस्मत को उन पर फिर मिलना मंजूर नहीं था। पिछले 15 दिनों से दोनों बाजार जाते थे, लेकिन अलग अलग समय पर, इसीलिए ना तो कभी भी इन 15 दिनों में सुनील ने सुनीता को देखा और ना ही सुनीता ने सुनील को। सुनील के जीजाजी भी सेमिनार से वापस आ चुके थे। अब सुनील को तय करना था कि वह वहाँ रहना चाहता है या वापस लौटना चाहता है। सुनील दुविधा में था, लेकिन उसकी इस दुविधा को उसकी बहन निम्मो ने दूर कर दिया। भैया, आप यहीं रहिए हमारे साथ, वरुण आपको कोई ना कोई नौकरी यहीं पर दिलवा देंगे, और वैसे भी कौन सा तुम्हारा वहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है। सुनील के जियाजी ने भी अपनी पत्नी निम्मो का पक्ष लेते हुए सुनील पर दबाव डाला कि वह उन्हीं के साथ रहे। मेरे आसपास कुछ कंपनियों में जान पहचान है, मैं तुम्हें वहीं पर तुम्हारी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से लगवा देता हूँ। तुम अपना एक रेज्यूम तैयार कर लेना, फिर देखते हैं क्या होता है। इत्तेफाक से सुनील अपना रेज्यूम लेकर उसी कंपनी में गया जिस कंपनी में सुनीता रिसेप्शन की पोस्ट पर थी। लेकिन उस दिन भी जब सुनील रेज्यूम लेकर काउंटर पर पहुंचा, तब तक सुनीता ऑफिस की कुछ फाइलें बॉस तक पहुंचाने चली गई। क्योंकि फाइलों का काम थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए सुनीता अपने एक सहकर्मी को अपनी अनुपस्थिति में रिसेप्शन की जिम्मेदारी देकर वहां से गई। दूसरी तरफ जब सुनील कंपनी में आया तो रिसेप्शन पर सुनीता की जगह एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। सुनील ने उसी को अपना रेज्यूम दिया और वहां से आ गया। सुनीता के वापस आने पर उसके सहकर्मी ने उसे वह रेज्यूम तो दे दिया, लेकिन सुनीता ने उसे बिना खोले ही उसे अपने बॉस तक पहुंचा दिया, और बॉस ने भी उसे बिना देखे ही फाइलों के ढेर में फेंक दिया कि अभी हमें किसी वर्कर की कोई ज़रूरत नहीं है। किस्मत भी ना जाने दोनों के कौन से इम्तिहान ले रही थी कि मिलकर भी दोनों नहीं मिल पा रहे थे। और जब से उन्होंने एक दूसरे को ट्रेन में देखा था, तब से उनके दिल में फिर से एक दूसरे के प्रति दबा हुआ प्रेम जाग गया था। या कहे कि 3 सालों में उन्होंने एक दूसरे को जितना याद किया और अपने आप को संभाला, एक दूसरे को देखते ही पल भर में उनका संयम टूट गया था। इतने सालों बाद दोबारा मिलने पर अब वह एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर उन्होंने ट्रेन में ही सच बता दिया होता कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो शायद दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते। लेकिन किस्मत शायद दोबारा हर किसी को मौका नहीं देती। मगर एक बार फिर किस्मत ने उन दोनों को मिलने का मौका दिया। वरुण ने निम्मो को बताया कि आज शाम परम अपनी पत्नी मानसी और उसकी एक दोस्त के साथ हमारे यहाँ खाने पर आ रहा है। हमारे बेटे के जन्म के बाद से ही वह यहाँ पर नहीं आ पाया था, इसलिए अब मिलने आ रहा है। दरअसल वरुण और परम बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे की खुशी गम में एक दूसरे के साथ भी रहते थे।
वरुण और परम अक्सर मिलते थे, जिसके कारण निम्मो और मानसी की दोस्ती भी हो गई थी। निम्मो को जरा सा भी अनुमान नहीं था कि मानसी की वह दोस्त सुनीता है, वह सुनीता जो उसके भाई को छोड़कर चली गई थी। निम्मो की शादी सुनील और सुनीता के तलाक के बाद हुई थी, इसीलिए उन्होंने अपने भाई की तन्हाई को करीब से देखा था और शायद वह सुनीता को ही अपने भाई की हालत का जिम्मेदार भी समझती थी। वह उससे नफरत भी करने लगी थी। एक बहन होने के नाते वह केवल एक पक्ष को देख रही थी कि सुनीलता के कारण उसके भाई की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, जबकि असली बात तो यही थी कि दोनों ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी। घर पर मेहमान आने वाले थे, इसीलिए निम्मो सुबह से तैयारी में लगी थी और इसी काम के चक्कर में सुनील को बार बार बाजार से सामान लाने भी भेज रही थी। और सुनील, वह बेचारा इस बात से अनजान कि जिस सुनीता को वह बाजारों में ढूंढता फिर रहा है, वह तो शाम को उसके घर पर ही आने वाली है। निम्मो की तैयारी में उसका साथ दे रहा था। सब तैयारियां हो चुकी थी, मेहमान भी आने ही वाले थे कि निम्मो की ननंद रोशनी के ससुराल से फ़ोन आ गया। उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके कारण रोशनी को तुरंत ही अपने ससुराल जाना पड़ा। वरुण रोशनी को छोड़ने जा ही रहा था कि सुनील ने वरुण से यह कहकर चाबी ले ली कि आपके दोस्त आते ही होंगे, आप उनका ध्यान रखिए, रोशनी दीदी को मैं छोड़कर आ जाऊंगा। सुनील रोशनी को छोड़ने निकला ही था कि सामने से परम की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी को देखकर सुनील ने बाइक साइड लगा ली ताकि गाड़ी अंदर जा सके। सुनील ने हेलमेट लगा रखा था, जिसके कारण ना तो सुनीता और ना ही सुनील एक दूसरे को देख पाए। सुनील का बवाल ख़त्म भी नहीं हुआ था कि सामने से सुनीता को निम्मो टकरा गई। जहां निम्मो मुस्कुराकर सबका अभिवादन कर रही थी, वहीं सुनीता को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने किसी के सामने जाहिर तो नहीं किया कि वह सुनीता को जानती है, लेकिन सुनीता के प्रति उसके व्यवहार में रूखापन साफ झलक रहा था। निम्मो ने मानसी से अनजान बनते हुए सुनीता के बारे में पूछा, तो मानसी ने बताया कि यह मेरी दोस्त है और यहाँ पर नौकरी करने आई है। अच्छा, फिर तो 70-80 हज़ार रुपये कमा ही लेती होगी, शक्ल से तो बहुत पढ़ी लिखी लगती है। वैसे सुनीता, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? निम्मो ने सब कुछ जानते हुए भी तीखा सवाल सुनीता से किया, लेकिन सुनीता के जवाब देने से पहले ही मानसी ने यह कहते हुए कि छोड़ो ना, कितने दिनों बाद तो मिले हैं, कहाँ फिजूल की बातों में लग गई, कहकर बात को संभाल लिया। सुनीता ने भी निम्मो से ऐसी कोई बात नहीं करी जिसको सुनकर कोई यह जान सके कि सुनीता और निम्मो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन निम्मो तो सुनीता के बारे में सब कुछ पता करना चाहती थी, इसीलिए जब उसे मानसी और सुनीता से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने परम को ही पकड़ लिया। मानसी और सुनीता के इधर उधर होते ही उसने परम से सुनीता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। निम्मो अब जल्दी से सुनीता को सुनील के आने से पहले ही परम और उसके परिवार के साथ रवाना करना चाहती थी, ताकि सुनील और सुनीता की मुलाकात ना हो। वापस जाते समय सुनीता ने बहुत हिम्मत करके निम्मो से अपने मन का सवाल कर ही दिया। जब से वह निम्मो के घर आई थी, तब से लेकर अब तक उसके दिल में यही जानने की इच्छा थी कि क्या सुनील अपनी शादी से खुश है, क्योंकि वह बस अब सुनील को खुश देखना चाहती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यही सवाल उसने निम्मो से भी किया। दीदी, मुझे सुनील ट्रेन में मिले थे यहाँ आते समय, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है। मैंने उनको उनकी पत्नी और एक बच्चे के साथ बाजार में डायपर लेते हुए भी देखा था। आप मेरी भावना को गलत मत समझिएगा, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या सुनील अपनी ज़िंदगी में खुश है। सुनील ने निम्मो को कुछ नहीं बताया था कि इतने सालों बाद उसकी मुलाकात सुनीता से हो चुकी थी, लेकिन सुनीता ने उनकी मुलाकात और बाजार में हुई मुलाकात के बारे में बता दिया था। निम्मो समझ गई थी कि सुनीता उसकी ननंद रोशनी को ही सुनील की पत्नी समझती है। निम्मो ने सुनीता को कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वापसी में जाते समय एक पत्र उसके हाथ में थमा दिया। सुनीता ने घर आकर पत्र पढ़ा। उस पत्र में लिखा था
कि सुनील अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, बहुत खुश। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और अगर तुम सच में सुनील की भलाई चाहती हो और चाहती हो कि वह फिर दोबारा तुम्हें देखकर दुखी ना हो, तो तुम यह शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। यही तुम्हारे लिए और सुनील दोनों के लिए अच्छा होगा। एक बार तुम सुनील की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हो, दोबारा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कारण कभी भी मत बनना। पत्र को पढ़ते ही बेचारी सुनीता ने शहर छोड़ने का निर्णय कर लिया, क्योंकि अब वह कभी भी सुनील के दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी। सुनीता ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मानसी को यह कहकर कि इस शहर में उसका मन नहीं लग रहा, वहाँ से वापस चली गई। इधर जब सुनील रोशनी को छोड़कर वापस आया तो निम्मो ने सुनील से उसकी दोबारा शादी के बारे में बात करी। निम्मो ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। निम्मो ने एक झूठी कहानी सुनील को सुना दी कि मुझे बाजार में सुनीता मिली थी अपने पति के साथ। सुनीता अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसे तो तुम्हारी याद भी नहीं है और तुम हो कि उसके चक्कर में अपना जीवन बर्बाद किए बैठे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो ताकि तुम भी एक खुशहाल जीवन जी सको। सुनील शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि सच में सुनीता ने शादी कर ली है और वह अपने पति के साथ खुश है, तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल और दिमाग से सुनीता निकल ही नहीं रही थी। अगले ही दिन निम्मो ने सुनील को बताया कि उसने उसके लिए एक लड़की पसंद की है और वह चाहती है कि सुनील एक बार उस लड़की से अकेले में मिलकर तय कर ले कि क्या वह उसके साथ शादी करना चाहता है अथवा नहीं। सुनील ने बड़े अनमने मन से वहां जाने की हाँ की, लेकिन सुनील ने निर्णय कर लिया था कि वह लड़की को देखे बिना ही मना कर देगा, क्योंकि सुनीता उसके दिल और दिमाग पर समय के साथ और ज़्यादा हावी होती जा रही थी। निश्चित समय पर सुनील उस लड़की से मिलने पहुंचा। लड़की का नाम सुप्रिया बताया गया था। सुनील के पास केवल उस लड़की का नंबर था। सुनील ने निश्चित स्थान पर पहुंचकर उस लड़की को फ़ोन किया तो लड़की ने बताया कि वह टेबल नंबर 5 पर बैठी है। लड़की नज़रें नीचे की हुई थी और सुनील ने उसकी तरफ देखना जरूरी भी नहीं समझा। सुनील लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और कंफर्म करने के लिए उससे उसका नाम पूछा कि क्या आप ही सुप्रिया हैं। लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। सुनील ने वहाँ बैठते ही बिना लड़की की तरफ देखे उसे साफ साफ बता दिया कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम सुनीता है। हालांकि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वह आज भी अपनी पत्नी सुनीता को ही प्यार करता है और उसने बहुत कोशिश की कि वह सुनीता को भूल जाए और दोबारा शादी कर ले। इसीलिए उसकी बहन निम्मो के कहने पर वह यहाँ पर भी आया है, लेकिन वह किसी तरह से अपने दिल से अपनी पहली पत्नी सुनीता को नहीं निकाल पा रहा है। सुनील ने कहा, मैं चाहकर भी आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बहन निम्मो को मना भी नहीं कर पाया। अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं केवल अपनी पहली पत्नी सुनीता से ही प्यार करता हूँ और मुझे अब एहसास हुआ कि मैं शायद हमेशा उसी से ही प्यार करता रहूँगा। मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। सुनील अपनी बात कहकर बिना सुप्रिया की प्रतिक्रिया को जाने वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि सुप्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनील ने हाथ छुड़ाने के लिए जैसे ही पीछे घूमा, उसकी आंखें चकरा गई, क्योंकि वहाँ पर सुप्रिया नहीं उसकी पत्नी सुनीता थी। लेकिन यह सब कब और कैसे हुआ ना तो सुनीता जानती थी और ना ही सुनील, क्योंकि सुनीता को यह कहकर नाम बदलने को कहा गया था कि तुम अपने नए जीवन की शुरुआत एक नए नाम से करो। सुनीता भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस पर भी जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया गया था। जैसे ही सुनील और सुनीता की नज़रें मिली और उन्हें पता चला कि ना तो सुनील ने शादी की है और ना ही सुनीता ने, तो उन्होंने यह जाने बिना कि यह सब कब कैसे और किस तरह से हुआ, एक दूसरे को गले लगा लिया और गले लगकर खूब रोए।
थोड़ी देर में होश आने पर उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया कि यह सब कब, क्यों और कैसे, किस तरह से हुआ। सुनीता और सुनील इससे पहले एक दूसरे को कुछ बता पाते, उन्हें निम्मो, अरुण, मानसी और परम ने चारों तरफ से घेर लिया। मानसी ने बताया कि तुम दोनों भला एक दूसरे को कैसे क्या बताओगे, तुम्हें तो खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। मानसी के पति परम ने कहा, पूरी कहानी मैं बताता हूँ। जब हम अरुण के घर गए थे तो निम्मो ने मुझसे सुनीता के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि निम्मो अचानक इस अनजान मेहमान के बारे में इतनी जानकारी क्यों लेना चाहती है, लेकिन निम्मो ने ही मुझे बताया कि सुनीता उसके भाई सुनील की पत्नी है और उन्होंने दूसरे के बहकावे में आकर अपना घर खुद बर्बाद कर लिया था और एक दूसरे को तलाक दे दिया था। निम्मो ने ही मुझे बताया कि सुनील सुनीता को हमेशा प्यार करता था और आज भी वह उसे प्यार करता है। वह चाहे मुझे कुछ ना बताए, लेकिन मैं अपने भाई को जानती हूँ, वह सुनीता को ही याद करता है। इधर परम ने भी निम्मो को बताया कि सुनीता हमेशा अपने पति सुनील के बारे में अच्छा ही बताती है और वह खुद को अपने टूटे रिश्ते का जिम्मेदार भी मानती है। परम और निम्मो को जब पता चला कि सुनील और सुनीता आज भी एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक होना चाहते हैं, तो उन्होंने ही यह पूरी प्लानिंग तैयार की। निम्मो ने सुनीता का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि यह बात सच है कि मैं तुम्हारे तलाक के बाद तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने महसूस किया कि तुम भी सुनील की तरह ही टूट चुकी हो। और जब मैंने तुम्हें पत्र दिया तो मैं यह जानना चाहती थी कि क्या तुम सुनील की खुशियों के लिए यहाँ से दूर जा पाओगी, लेकिन तुमने सुनील की खुशी के लिए उससे दूर जाना जरूरी समझा। इस बात से यह साबित हो गया कि तुम अभी भी सुनील को ही प्यार करती हो और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। मानसी ने सुनील और सुनीता को समझाया कि जिंदगी और किस्मत हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें दोबारा मौका मिला। इसीलिए अपने रिश्ते को संभाल कर रखो और अपने रिश्ते अपने हिसाब से निभाओ, ना कि दूसरे के बहकावे में आकर उन्हें तोड़ो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।